हेलो, जय हिंद। आज हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसमें हमने पूरा कंप्लीटली मराठा प्रशासन को खत्म कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे किधर? आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की ओर। और उसके बाद से है ना कि जो ब्रिटिश है उन ब्रिटिशों ने कौन कौन सी व्यवस्था यहाँ पर आपका लागू किया था और कैसे आगे चला है, समझ रहे बात को? उसको हम देखेंगे, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे तहसीलदारी व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक जो आपका व्यवस्था था आपका वो, उसके अलावा मध्य प्रांत का गठन कैसे हुआ, कैसे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक याद रखना आपका परिवर्तन हुआ, भौगोलिक दृष्टि से परिवर्तन हुआ, न्याय व्यवस्था कैसा था। ओके, वो आज की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें पूरे के पूरे जो आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अंदर का जितने भी व्यवस्था थे, ओके, चाहे मुद्रा प्रणाली हो, चाहे राजस्व प्रणाली हो, समझ रहे हैं बात को जी? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में सिरा जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे किधर? आपका 1857 की क्रांति से लेके पूरा 1947 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका आज का जो वीडियो है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, है ना। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो चला है 1854 से लेकर 1947 तक आपका चला है। तो उसमें है ना, जैसे ही ब्रिटिश आए, जब छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन याद रखना आपका शुरू हुआ है, ब्रिटिश शासन के शुरू होते ही याद रखना उन्होंने, अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में पहला जो प्रशासनिक परिवर्तन किया था वो था आपका तहसीलदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तहसीलदारी व्यवस्था किया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हम देखेंगे कौन सा आपका तहसीलदारी व्यवस्था क्या था। तहसीलदारी व्यवस्था जो है, तो तहसीलदारी व्यवस्था के लिए याद रखना, ये जो तहसीलदारी व्यवस्था था ये प्रथम याद रखना, प्रथम प्रशासकीय क्या था आपका परिवर्तन था, है ना। पहला जो है प्रशासनिक प्रशासन की दृष्टि से प्रथम जो परिवर्तन किया है, ये क्या किया है कि छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था को इन्होंने क्या किया है आपका लागू किया है। ओके, देखिए यहाँ पर जितने भी जो अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा जो व्यवस्था जो लागू किया गया था, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था हो, ये पंजाब का जो सिविल कोड था, पंजाब में लागू जो सिविल कोड था, जो है ना, जो नियम थे, वही वही सेम टू सेम कहां पर लागू, मतलब उससे ही लगभग लगभग मिलता जुलता जो व्यवस्था है वो कहां पर लागू किया गया था? तो वो किया था आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, तो ध्यान से सुनना। तो तहसीलदार व्यवस्था जो है, मतलब याद रखना ये छत्तीसगढ़ में, है ना, याद रखना ये छत्तीसगढ़ में, है ना, प्रथम जो है प्रशासकीय क्या था आपका परिवर्तन था, प्रथम प्रशासकीय परिवर्तन। और जो तहसीलदारी व्यवस्था बनाया, एक एक तहसील बना दिया और उस तहसील में बैठा है किसको? तहसील में बैठा है किसको? आपका तहसीलदार को। नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहा हूं मैं। ओके, तो प्रत्येक जो तहसील था उसमें बैठाया किसको? आपका तहसीलदार को। और ये जो तहसीलदार थे, ये जो तहसीलदार थे, याद ना, ये तहसीलदार कौन था? ये होते थे कौन? आपका भारतीयों को नियुक्त होते थे, मतलब भारतीयों को ही तहसीलदार बना के इस तहसील में क्या करते थे? आपका बैठाते थे। ठीक है, इतने को याद रखना। ओके, तो प्रथम प्रशासकीय जो परिवर्तन था आपका तहसीलदारी व्यवस्था था, जिसमें होते थे प्रमुख तहसीलदार, और ये होते थे कौन? आपका भारतीय होते थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना, छत्तीसगढ़ में जब व्यवस्था लागू किया गया था तो उस समय 3 तहसील बनाए थे। कहां पर? आपका यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 तहसील। कौन कौन सा? एक था रायपुर, है ना, एक था कौन सा आपका रायपुर, एक था रतनपुर और एक था धमतरी। रायपुर, रतनपुर और कौन सा आपका धमतरी था। ओके, ठीक है, ये 3 याद रखना, यहाँ पर क्या बनाया? तहसील बनाया। उसके बाद याद रखना, उसके बाद क्या हुआ था? 1 फरवरी 1857, 1 फरवरी 1857 को याद रखना, ये जो तहसील है इन तहसीलों का हुआ पुनर्गठन। तहसील को फिर से पुनर्गठित किया और तहसील की संख्या जो पहले 3 था उसको बढ़ा के 5 कर दिए, 2 नए तहसील जोड़ दिए। कौन कौन सा? धमधा और नवागढ़, है ना। एक तहसील का नाम था आपका धमधा और दूसरा का नाम था क्या? आपका नवागढ़। धमधा और नवागढ़, ये 2 नए तहसील बने। ओके, और है ना तहसील बने, और यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद फिर से पुनर्गठन हुआ जस्ट 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, मतलब लगभग अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर में फिर से तहसीलों का पुनर्गठन हुआ। और जो तहसील का जो मुख्यालय था, तहसील का जो मुख्यालय जो धमधा था, उस धमधा के स्थान पर किसको बना दिया? आपका दुर्ग को। मतलब जो तहसीलदारी जो व्यवस्था में जो तहसील का जो मुख्यालय था धमधा, जो तहसील का मुख्यालय था धमधा, वो तहसील मुख्यालय ना बना के धमधा के स्थान पर दुर्ग को क्या बना दिया? आपका तहसील का मुख्यालय बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि दुर्ग जो है वो धमधा से ज्यादा विकसित था। पहली बात, जो राजधानी जो रायपुर था उसके एकदम आपका सामने था, हर चीज का आवागमन आसानी से आपका हो सकता था, परिवहन आसानी से आपका हो सकता था। समझ रहे हो बात को जी? इसलिए जो है धमधा के स्थान पर किसको बना दिया? तहसील के मुख्यालय आपका दुर्ग को तहसील का मुख्यालय बना दिया। ठीक है भैया, इतने को याद रखना। उसके अलावा क्या हुआ? अपने को पता है, चूंकि मराठा काल में क्या होता, परगना पद्धति है वो आपका लागू हुआ था। परगना पद्धति का जो प्रमुख था, परगने का, प्रत्येक जो परगने का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? वो होता था कमाविसदार। कौन होता था? कमाविसदार। तो इन्होंने क्या किया? उस परगने को समाप्त कर दिया, है ना। सॉरी, परगना था,
जो कमाविजदार था उसको हटा दिए, कमाविजदार के बदले उसको हटा के नायब तहसीलदार को बैठा दिए थे, है ना। जो परगने का जो प्रमुख अधिकारी था वो कमाविजदार ना होके कौन होता था, वो होता था नायब तहसीलदार। और ये नायब तहसीलदार भी याद रखना कौन होते थे, भारतीय को ही नायब तहसीलदार आपका बनाते थे। ठीक इतना। तो ये हो गया कौन से आपका तहसीलदारी व्यवस्था के बारे में। जितने भी तहसील के जो मुख्यालय है, ध्यान से सुना, जितने भी तहसील के जो मुख्यालय वहां पर कुछ प्रमुख अधिकारी रहते थे। ठीक है, यहां पर देखोगे तहसील के जो मुख्यालय है उसमें कौन 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 प्रमुख अधिकारी होते थे, तहसीलदार, टीडी तहसीलदार, एनडी नायब तहसीलदार, उसके अलावा कानूनगो, सिया नवीस और मुहर्रिर, और कौन आपका मुहर्रिर। ये प्रमुख याद रखना जो आपका जो अधिकारी हैं ये तहसील के मुख्यालय में बैठते थे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, सिया नवीस और कौन आपका मुहर्रिर। तो यहां पर खत्म होता है कौन सा आपका तहसीलदारी आपका व्यवस्था। चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आप अपने हिसाब से वर्ड को घुमा के अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया। अगला देखते हैं कौन सा आपका पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था। ओके, पुलिस व्यवस्था देखो 1854 तक याद आना छत्तीसगढ़ में ऐसा पुलिस व्यवस्था एकदम बोलो कि सुदृढ़ था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1854 तक यहाँ पर देखिए पुलिस के कर्मचारी भी बहुत कम थे, मुश्किल से 150 थे, है ना। कई बुक में मिलता है कि 1854 तक पुलिस जो थे लगभग 149 तक थे। 149 पुलिस पूरे छत्तीसगढ़ को संभालते थे। आप सोच लो, समझ रहे बात होती। तो जब प्रत्यक्ष रूप से जब ब्रिटिश शासन जब आया तो उन्होंने क्या किया आपका 1 सितंबर 1856 को, याद रखना 1 सितंबर 1856 को उन्होंने क्या किया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को, है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या किया, पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसको 4 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 4 भाग में। कौन कौन सा था, ध्यान से सुना। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 4 भागों में उन्होंने क्या कर दिया, आपका बांट दिया 4 भाग में। तो कौन कौन सा था वो, तो याद रखना एक जो था, क्या था, एक जो था जिसका नाम है रतनपुर, एक था आपका रतनपुर तहसीली, एक का नाम क्या था, रतनपुर तहसीली, एक का, ओके। दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम था आपका रायपुर तहसीली, रायपुर, याद रखना क्या था आपका, तहसीली था, रायपुर तहसीली था, ओके। तीसरा क्या था, तो तीसरा याद रखना क्या था आपका धमतरी तहसीली, धमतरी तहसीली। और उसके बाद चौथा था, उसका नाम था आपका रायपुर सदर। तो टोटल अगर बात करोगे तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से चार तहसीली का निर्माण किया गया, जिसमें था आपका रतनपुर तहसीली, रायपुर तहसीली, धमतरी तहसीली और कौन था आपका रायपुर सदर। और एक एक भाग के अंतर्गत 15 क्या बनाए, थाने बनाए। एक एक भाग के अंतर्गत मतलब रतनपुर तहसीली के अंतर्गत 15 थाने बना दिए, इसके अंतर्गत 15 थाने बना दिए, इसके अंतर्गत 15 थाने बना दिए और इसके अंतर्गत 15 थाना आपका बना दिया। ओके, प्रत्येक के अंतर्गत याद ना 15 क्या बना दिया, आपका थाने बना दिया। उसके बाद वहां पर आपका पुलिस अधीक्षक, है ना, कांस्टेबल, इन सब का आरक्षक, इन सब का क्या किया, आपका नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसी व्यवस्था लागू हुआ उसके बाद 1858 में मोस्ट इंपोर्टेंट याद आपका डेट है, पेपर में कई बार पूछा है कि पुलिस मैनुअल कब लागू किया गया छत्तीसगढ़ में। तो 1858 में पुलिस मैनुअल क्या किया गया, आपका लागू किया गया। ओके, तो 1858 में आना क्या हुआ, आपका पुलिस मैनुअल लागू किया गया। क्या है पुलिस मैनुअल? पुलिस मैनुअल मतलब यह है कि पुलिस को क्या काम करना चाहिए, नियम के तहत कौन सा काम करना चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य है ना, कौन से अनुशासन वो फॉलो करेंगे। समझ रहे, जो नियम कानून जो है उसी को बोलेंगे पुलिस मैनुअल। कब लागू हुआ था, तो हुआ था कब आपका 1858। ओके, तो 1858 में अगर देखोगे तो 1858 में कर्तव्य, है ना, और अनुशासन जो बताया किसमें, आपका पुलिस मैनुअल में इसको आपका लागू किया गया था। ठीक, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा वही है जितने भी जो वो थे जेल थे, है ना, जितने भी जो जिले थे, है ना, जितने भी जो जिले थे, जिले नहीं है आपका जेल, है ना, जितने भी याद रखना जो आपका जो जेल बनाया था, जेल जितने जेल थे उसमें पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, कांस्टेबल, आरक्षक, इन सब का क्या किया था, आपका नियुक्ति किया गया था। तो ये हो गया कौन सा आपका पुलिस व्यवस्था। ओके, ठीक है। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर जिसका नाम है मध्य प्रांत का गठन। ओके, मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का याद रखना जो गठन हुआ था, ये हुआ था कब, ये हुआ था 2 नवंबर 1867 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपका डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट। ओके, तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को, याद रखना मध्य प्रांत का गठन हुआ था। और ये मध्य प्रांत किन किन से मिलकर बनाया गया था, तो याद रखना मध्य प्रांत को बनाते थे वो ये 3 चीज है। तो एक बना था, याद रखना जो मध्य प्रांत है ये बना था आपका नागपुर जो राज्य है उससे मिलकर बना था।
उसके अलावा जो दूसरा जो है कौन सा आपका सागर नर्मदा जो क्षेत्र है उनसे मिलकर बनाया था, सागर नर्मदा क्षेत्र से। और एक जो था कौन सा आपका संबलपुर। ओके, कौन सा आपका संबलपुर। तो ये तीनों को मिला के याद रखना, मध्य प्रांत का क्या किया गया था आपका गठन किया गया था। कौन सा आपका नागपुर राज्य है ना, सागर नर्मदा जो क्षेत्र था वो, और दूसरा कौन सा आपका संबलपुर क्षेत्र। इन तीनों को मिला के क्या कहलाता था आपका मध्य प्रांत का गठन किया गया था। देखो संबलपुर को बाद में ऐड किया गया है 1882 में, सॉरी 1862 में, लेकिन इन दोनों को जो है आपका पहले मिला के जो है मध्य प्रांत का गठन हो गया था। तो नागपुर जो याद नाम का जो राज्य है, उस नागपुर राज्य के अंतर्गत, नागपुर याद ना राज्य के अंतर्गत 3 संभाग बनाए थे। याद ना, नागपुर राज्य के अंतर्गत 3 संभाग बनाए थे, 3 संभाग। एक संभाग का नाम था आपका खुद नागपुर संभाग, दूसरे संभाग का नाम था आपका रायपुर संभाग, और तीसरे संभाग का नाम था आपका गोदावरी तालुका। तो 3 याद रखना, जो नागपुर जो राज्य के अंतर्गत 3 संभाग आते थे। कौन कौन सा? एक है आपका नागपुर संभाग, एक आपका रायपुर संभाग, और एक का नाम क्या है आपका गोदावरी तालुका। ठीक है, 3 बना दिए थे। और जो याद है ना, जो देखो इसके अंदर 3 संभाग और टोटल 10 जिले बनाए थे, 10 जिले के, है ना। नागपुर के अंतर्गत वर्धा था, नागपुर था, चांदा था। ठीक है, ये सब काम का नहीं है, फिलहाल हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है कौन सा आपका रायपुर संभाग। ओके, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग जब बनाए तो इस रायपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले बनाए। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन सा था? एक था आपका रायपुर, एक था बिलासपुर, और एक था आपका संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। कब बनाया? चूंकि 1861 में गठित हुआ, तो याद ना ये तीनों का तीनों याद ना, जो जिला है ये बना था आपका 1861 को। तीनों का तीनों जो जिले बने थे वो कब बने थे? 1861 को। 3 जिला बनाए थे और उसको डाल दिए थे किसके अंतर्गत? आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक, आपका ये हुआ। उसके बाद हुआ याद है ना, पुनर्गठित होता है 1862 में, है ना। भौगोलिक, है ना, भौगोलिक डिसीजन को चेंजेस करते हैं। उसके बाद याद है ना क्या होता है 1862 में, है ना, 1862 में ये जो रायपुर संभाग था, रायपुर संभाग जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था, है ना, 1862 में, है ना जी, जो छत्तीसगढ़ था उस छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में। ओके, कई बार पूछा पेपर में, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए अपने आंख कान नाक सबको खोल खाल के सुनना है। 1862 में क्या हुआ? 1862 में, है ना, जो रायपुर संभाग जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था, तो उसको क्या कर दिए 1862 में एक स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, और उसमें ये जो 3 जिले थे उन 3 जिलों को वहां पर आपका बैठा दिए। तो याद रखना आपका, है ना जी, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ संभाग को, छत्तीसगढ़ संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 में एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया, जिसके अंतर्गत यही 3 जिले क्या थे आपका शामिल थे? रायपुर, बिलासपुर, और क्या था आपका संबलपुर। ओके, जिले का गठन हुआ था 1861 में। छत्तीसगढ़ संभाग का गठन कब हुआ था? तो 1862 में। समझ रहे हैं बात को भैया इतना? ओके, तो इतने को आपको जो है आपको याद रखना है। ठीक, इतना आपका ये हो गया। अब क्या होता है? अब उसके बाद जो है भौगोलिक याद ना पुनर्गठन होता है। भौगोलिक पुनर्गठन कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक जो नक्शा जो वर्तमान में दिखता है ना, वो कैसे बना है ये होता है। मतलब भौगोलिक पुनर्गठन होता है ना, कुछ क्षेत्र को, यहाँ के जो क्षेत्र था, है ना, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र था उसको हटा दिया जाता है, और बाहर के कुछ क्षेत्र थे उसको ला दिया जाता है। तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब देखो ये हमारा जो आपका छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का याद है आपका जो नक्शा है। अब इधर देखोगे तो ना, इसको मैं हटा देता हूँ, सागर नर्मदा क्षेत्र को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का जो नक्शा था वो कुछ ऐसा था इस क्षेत्र में। ये छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग है ना, ये वाला हो गया कौन सा आपका? संबलपुर। संबलपुर के अंतर्गत याद है ना आपका 5 रियासत आते थे। कौन कौन सा? कालाहांडी, पटना, राराखोल, वामरा, सोनपुर। ओके, कालाहांडी, पटना, राराखोल, वामरा और आपका सोनपुर। आपका ये हो गया। तो जब पुनर्गठन होता है, भौगोलिक पुनर्गठन होता है, तो होता यह है कि जो संबलपुर के अंतर्गत आने वाले जो 5 रियासत जो पहले छत्तीसगढ़ में जो अटैच थे, है ना, और इधर जो दुर्ग जो पश्चिम बंगाल, है ना, बंगाल वाला क्षेत्र, वहां के जो 5 रियासत थे, 5 रियासत, कौन कौन से 5 रियासत थे? उदयपुर, है ना, चांग बखार, उदयपुर, चांग बखार, कोरिया, जसपुर और सरगुजा, जो थे कौन सा आपका? बंगाल के। तो बंगाल के याद ना जो एरिया था, उस बंगाल के एरिया को, है ना, ध्यान से, बंगाल का जो रियासत था, उस बंगाल के रियासत को छत्तीसगढ़ में मिला देते हैं, और संबलपुर का जो रियासत उसको यहाँ से हटा देते हैं। समझना मेरी बात। बंगाल का ये जो रियासत था, ऊपर में जो रियासत है, कोरिया, चांग बखार, समझ रहे, उदयपुर, जसपुर, ये जो थे वो बंगाल के पार्ट थे, बंगाल के पार्ट। तो बंगाल के पार्ट को लाते हैं 1905 में छत्तीसगढ़ में मिला देते हैं, और छत्तीसगढ़ का जो संबलपुर में जो 5 रियासत है उसको भेज देते हैं आपका उड़ीसा प्रांत में। ओके, तो यहां से क्या हो जाता है? उड़ीसा प्रांत यहां से क्या होता है आपका? इसके जो 5 रियासत है ये हो जाता है आपका बाहर। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो मेन जो नक्शा होता है वो होता है आपका 1905 में आता है। छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से आपका नक्शा जो है चल रहा है, जो आज भी वर्तमान में चल रहा है।
समझ रहे बात को जी? इसी को बोलेंगे भौगोलिक पुनर्गठन, इसी को बोलेंगे प्रशासनिक परिवर्तन, जो हुआ था कब 1905 में। बंगाल प्रांत के 5 जो रियासत है, 5 रियासत जो छोटा नागपुर के अंदर का था, कौन सा? कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, जसपुर और कौन सा आपका? सरगुजा। तो इनको क्या किया? छत्तीसगढ़ मिला दिए और छत्तीसगढ़ में संबलपुर तक आने वाले रियासत को बाहर कर दिए। ओके, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी जो नक्शा है वो याद रखना कुछ आपका ऐसा है। समझ रहे भैया बात को? ओके, तो ये हो गया कौन सा आपका? छत्तीसगढ़ में भौगोलिक यात्रा क्या है आपका? पुनर्गठन। ओके, ठीक है जी। तो इतने को आपको जो है भैया आपका याद रखना है। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं कौन सा? न्याय व्यवस्था। 3 व्यवस्था देख चुके हैं। एक कौन सा आपका? मध्य प्रांत का गठन, एक पुलिस व्यवस्था, एक कौन सा आपका? तहसीलदारी व्यवस्था। और अगला देखेंगे कौन सा? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो कैसे लोगों को न्याय मिलता था? तो जैसे पहले बता दिया था कि उस समय जो है आपका छत्तीसगढ़ में जो है आपका पंजाब का सिविल कोड लागू था। मतलब पंजाब में जो नियम कानून था वैसे ही नियम कानून कहां पर लागू कर दिया? आपका छत्तीसगढ़ में। तो न्याय जो व्यवस्था था याद ना, वो पंजाब का जो सिविल कोड था, पंजाब का जो सिविल कोड था वैसे ही कहां किया गया? हमें आपका न्याय व्यवस्था को आपका लागू किया गया। ओके, वैसे ही क्या किया गया? आपका लागू किया गया। इसके तहत क्या किए? 1854 से 1886 तक, है ना, 1854 से 1886 तक, है ना, दीवानी। देखो यहां पर प्रशासनिक जो व्यवस्था था उसमें दो अधिकार थे, एक माल और एक आपका दीवानी। दीवानी मामले को दे दिए थे किसको? आपका तहसीलदारी को। तो पहले क्या होता था? न्याय संबंधी जो कार्य था 1854 से 1886 तक, दीवानी संबंधी जो मामला है ना उससे संबंधित न्याय करने का जो अधिकार था वो किसको था? तो वो था आपका तहसीलदार को, है ना, तहसीलदार को था। ओके, उसके बाद में तहसीलदार से अधिकार को छीन लेते हैं और दे देते हैं किसको? जिला कलेक्टर को या डिप्टी कमिश्नर को। ओके, जिला याद रखना आपका कलेक्टर को या डिप्टी याद रखना आपका कमिश्नर को, है ना, ये अधिकार आप दे देते हैं कि भैया अब आप जो है दीवानी संबंधित जो न्याय है उसको आप करोगे, ऐसा करके। ठीक, उसके बाद क्या होता है? अब ये तो हो गया। अब मान चलिए कोई घपला कर रहा है या ये अच्छे से न्याय नहीं कर रहा है, तो इसमें अपील की व्यवस्था किया गया। तो 1862 में अपील का व्यवस्था था किसके तक? आपका संभागायुक्त। ओके, 1862 में अपील कर सकते थे किसके पास? हम संभागायुक्त के पास कर सकते थे। ओके, उसके बाद अब ये भी कुछ नहीं कर रहा है तो उसके बाद याद रखना 1863 में अपीली, है ना, अपील के हेतु याद रखना एक न्यायालय बनाया था। देखो नीचे दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो 1863 में अपील हेतु न्यायालय बनाया था और न्यायालय कहां पर होगा? न्यायालय होगा जिला सत्र न्यायाधीश। किसके पास अपील कर सकते हैं? तो जिला सत्र न्यायाधीश के पास। नीचे में न्यायाधीश लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं। ओके, जिला सत्र याद ना, न्यायाधीश के बाद क्या कर सकते थे? आपका अपील कर सकते थे। तो ये हो गया कौन सा आपका? न्याय व्यवस्था, ये मध्य प्रांत, पुलिस व्यवस्था और एक कौन सा हो गया आपका? तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इतना जो चीज है वो समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो इतने को याद रखना। कल इसके बाद और एक व्यवस्था देखेंगे। ओके, उसके बाद जो है आपका ये जो निपोर चांदी है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे जहां से पैरेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर आपका, है ना जी, 1857 की क्रांति और किस प्रकार से कांग्रेस का गठन हुआ, कौन कौन सदस्य भाग लिए, कहां कहां सम्मेलन हुआ। ठीक है जी, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, जितने भी ज्यादा दोस्त हैं, जो ग्रुप है आपके, उनमें क्या कर दो? आपका शेयर कर दो। समझ रहे बात को जी? ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।